नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियोग्राफी विद देव में। आज हम कुछ अलग एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो नई चीज़ है अवध सीरीज। ये अवध सीरीज बीए प्रथम सेमेस्टर के भूगोल के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम भूगोल बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर की अवध सीरीज को पढ़ेंगे। अवध सीरीज आप जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बढ़िया पतली सी बुक आती है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और इसे हम पढ़ करके कम समय में तैयारी कर लेते हैं। हालांकि मैं ज्ञान के लिए इस किताब को प्रीफर नहीं करता हूं। यदि आपको नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, तो इस किताब को, पीली किताब को बिल्कुल ना पढ़ें। लेकिन आपको परीक्षा पास करनी है सिर्फ, तो इस पीली किताब को बेखौफ होकर के पढ़िए। हालांकि इस किताब को जब आप पढ़ते हैं फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा होता है किताबों को। जब आप किताब को कभी नहीं पढ़े हैं तो आपको ये पीली किताब भी नहीं समझ में आएगी। इस पीली किताब को समझने के लिए भी, मैं किताब के इसको नोट्स कह सकता हूँ, इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा प्राथमिक ज्ञान आवश्यक है आपके लिए। तो आइए हम इस किताब को एक्सप्लेन करेंगे, इस किताब की व्याख्या करेंगे बड़े आसान भाषा में, बड़े रुचिकर शब्दों में, जिससे आपको ये किताब बिल्कुल कहानी की तरह याद हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। नहीं तो इसके शब्दों को, इसके वाक्यों को आप समझ नहीं पाएंगे। आप पढ़ लेंगे लेकिन परीक्षा में भूल जाएंगे। आप पढ़िएगा इस किताब को, कभी आप किताब नहीं पढ़े हैं, और इसी अवध सीरीज को आप पढ़िएगा और जाइएगा परीक्षा में, देखिएगा आप परीक्षा में क्या लिखे हैं और क्या घर पे पढ़े थे, दोनों में अंतर रहेगा। आपसे पढ़ेंगे क्या और लिखेंगे क्या। लेकिन आप वाकई एग्जाम में सही सही कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप समझिए कि इस किताब को कैसे याद करें। तो आइए हम पढ़ते हैं इस सीरीज को और याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो कभी नहीं भूगोल पढ़ा है, कभी किताब नहीं पढ़ी है, वो भी एक भूगोल, मूलभूत भूगोल के टर्म, भूगोल की बातें उसको समझ में आने लगेंगी, भूगोल का सामान्य ज्ञान उसको हो जाएगा। तो आइए, भूमिका हमारी बहुत हो गई है, भूमिका न बनाकर सीधा अपने हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो फिर से आप समझ लीजिए, ये बीए प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए अनिवार्य है जिनका विषय भूगोल है। ये भूगोल की अवधि सीरीज है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको पता है कि आपका प्रश्न पत्र अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इन 3 प्रश्न की श्रेणियों में बटा होता है, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अति लघु उत्तरीय है, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, नीचे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रकार से इतने प्रश्न आपके इस सीरीज में हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 47 है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 42 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 13 है। हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे। आइए आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न है भी आकार की घाटी क्या होती है। दूसरा प्रश्न आपका है गोखुर झील क्या होती है, गोखुर झील। तीसरा प्रश्न है जलप्रपात क्या होता है। चौथा गीजर क्या होता है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। क्षोभ मंडल क्या है। प्रवाल भित्ति क्या है। मैंटिल क्या होती है। मैंटिल ज्वार भाटा क्या है। भूकंप क्या है। भूपर प्रतिक्रस्ट क्या है। वर्षा के प्रकार क्या है। जलोढ़ क्या है। लैपीज क्या है। इनसेल्बर क्या है। आप इनको रट करके याद नहीं कर सकते हैं, हम आपको इनका फिगर बनाकर भी समझा करके याद करा देंगे। ठीक है, आइए अब हम इन प्रश्नों को ना देखकर सीधा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स गो। चलिए, हम पहुंच गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। आप बने रहिएगा, हमारा वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा ये है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है वी आकार की घाटी, यानी कि वी आकार की घाटी किसे कहते हैं। यह प्रश्न आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में है। वी आकार की घाटी, देखिए पहले क्या लिखा है, हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। नदी घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा होता है। ऐसी आकृति पहाड़ी भागों में अधिक विकसित होती है। ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व खड़े ढाल वाले होते हैं। लंबवत अपर्दन ही नदी का मुख्य कार्य होता है। गर्ज एवं कैनियन इसी के विकसित रूप हैं। इतनी बातें लिखी गई हैं, लेकिन आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे बातें क्या हैं। आइए समझते हैं। देखिए, वी आकार की घाटी जो होती है ये देखने में वी आकार की तरह दिखती है। कैसी दिखती है? वी आकार की तरह दिखती है, पहली बात।
और ये जो है देखने में अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह दिखती है। और ये पहाड़ी भागों में जहाँ पर पहाड़ वगैरह होता है वहाँ पर जब नदियाँ बह करके नीचे आ रही होती हैं तो वो नदियाँ वी आकार की घाटी, जैसे ये नदी आ रही है यहाँ गिरती है तो ये क्या करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। क्यों करती है? क्योंकि पहाड़ी भागों में देखते हो आप कि भूमि जो धरातल है ऊपर नीचे रहता है। इसके साथ में आप समझिए कि जब नदियाँ, इसके साथ में आप जानते होंगे कि जब नदी अपने रास्ते में बह रही होती है, नदी के बहने के दौरान मान लीजिए नदी रास्ते में बह रही है, कोई नदी है, इसके सामने एक कठोर चट्टान पड़ गई, ये कठोर चट्टान है, ठीक है। और उसके बाद इसके आगे आप पाएंगे अगर यहाँ पर मुलायम चट्टान मिल गई, इसके आगे कोई मुलायम चट्टान है, यहाँ पर मुलायम चट्टान है, ठीक है। कोई नदी है बह रही है, बिंदी बिंदी यह मुलायम चट्टान है और ये कठोर चट्टान है। तो कठोर चट्टान को नदी नहीं काट पाएगी और इस मुलायम चट्टान को नदी क्या करेगी, काट देगी। और मुलायम चट्टान को जब नदी काट करके, ठीक है, नदी काट करके इस मुलायम चट्टान को सीधा डायरेक्ट नीचे बहने लगती है, ठीक है, सीधा नीचे बहने लगती है इस प्रकार से। तो आप देख पाएंगे कि जो है जब बहने लगेगी तो नीचे ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो एक झरने के रूप में गिरने लगता है। प्रपात को ही झरना कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि नदियाँ जब अपने रास्ते में चल रही होती हैं, जब चल रही होती हैं तो उनके रास्ते में मान लीजिए कड़ी चट्टान आ गई, कड़ी चट्टान आ गई, उसके बाद यदि अगर मुलायम चट्टान आ गई तो मुलायम चट्टान को नदियाँ काट देती हैं, कड़ी चट्टान को नहीं काट पाती हैं। तो नदी कड़ी चट्टान को नहीं काट पाएगी तो सीधा मुलायम चट्टान को काट करके नीचे गिरेगी। जब नीचे गिरेगी तो जो ऊपर से जल नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, एक झरने की तरह दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्षमा करें मैं कुछ और बताने लग गया, बता कुछ और रहा था, बताने कुछ और लग गया। एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है वी आकार की घाटी किसे कहते हैं। वी आकार की घाटी आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है नदी घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर जैसा होता है। ऐसी आकृति पहाड़ी ढालों में, पहाड़ी भागों में विकसित होती है। ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व खड़े ढाल वाले होते हैं। यह लंबोत्तर नदी का मुख्य कार होता है। गार्जियम कैनियन भी इसके रूप होते हैं, ठीक है, इसके विकसित रूप होते हैं। तो समझिए नदी घाटी क्या है। नदी घाटी क्या है समझिए, जब पहाड़ी भागों में नदियाँ बह रही होती हैं, पहाड़ों पर जब नदियाँ बह रही होती हैं तो पहाड़ों पर आपको पता होगा कि पहाड़ों पर पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं। इन ऊंचे नीचे पहाड़ों में नदियाँ भी ऊपर नीचे से होकर के बहती हैं। मान लीजिए पहाड़ के शिखर से कोई नदी, पहाड़ के शिखर से कोई नदी निकल रही है। जब ये नदी निकल रही है तो ये नदी भी ऊपर नीचे होकर के बहती है। इस प्रकार से जब नदी बहती है तो नदी जो पहाड़ का ढलान है, पहाड़ के ढलान के अनुसार बहती है। तो कहीं पर आपको पहाड़ी ढलानों में आकृति दिखेगी भी आकार की। तो भी आकार की जब आकृति दिखती है, घाटी दिखती है, तो उस घाटी को ही भी आकार की घाटी कहते हैं। कहा जाता है नदी ने बनाई। चूँकि पहाड़ी का आकार भी, धरातल भी वैसा होता है। और जब नदी का पानी इस धरातल में, इस घाटी में गिरने लगता है तो घाटी और चौड़ी हो जाती है और ये भी शेप वैली कहलाती है। क्या कहलाती है? भी शेप वैली, भी आकार की घाटी कहलाती है, ठीक है। आगे, ऐसी घाटी सीधी बात है पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है, पहाड़ी भागों में विकसित होती है, क्योंकि पहाड़ पर ही जो है ऊंचे नीचे भाग मिलेंगे, ठीक है। भी आकार की घाटी पहाड़ी भागों में पाई जाती है, मैदानी भागों में भी पाई जाती है, यदि मैदानी भागों में कुछ ऐसी दशाएं मिलें तो समझिएगा। ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व खड़े ढाल वाले होते हैं। बिल्कुल घाटी कैसे किनारे, जब भी आकार की घाटी होगी तो घाटी के किनारे, ये किनारा है ऊंचा है और खड़े ढाल वाला है, ठीक है। इस प्रकार से नदी इस घाटी में गिरती है, गिरने के बाद फिर ऐसे निकलती है बाहर, ठीक है। ऐसी संरचनाएं आपके पर्वतों में पाई जाती है, ठीक है। अब जब इसी घाटी का एक बड़ा रूप होता है, जब घाटी ये बहुत बड़ी हो जाती है तो इसी को गार्जियम कैनियन भी कहा जाता है। देखिए अंतिम लाइन आपकी क्या लिखी हुई है कि गार्जियम कैनियन इसी के विकसित रूप है, यानी कि जब ये विकसित हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो गार्जियम कैनियन कहलाती है, ठीक है। एक शब्द और है, यह नदी के लंबोत्तर से निर्मित होती है। लंबोत्तर क्या, इसको समझ लेते हैं भैया। देखिए अपर्दन दो प्रकार से होगा। एक तो होगा क्षैतिज अपर्दन, ठीक है। क्षैतिज, जैसे आप जमीन पर लेट जाओ, बेड पर कैसे लेटते हो आप,
समतल लेटते हो, इसको क्षैतिज लेटना कहते हैं। आप खड़े कैसे होते हो जमीन पे, इसको लंबवत कहते हैं, लंबवत, इस प्रकार से खड़े होना, और इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको लंबवत कहते हैं। तो भैया अपर्दन दो प्रकार का होता है, एक लंबवत होता है, एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पर लंबवत अपर्दन का हाथ है। लंबवत मतलब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो सीधा नीचे कटिंग कर रहा है, नीचे कटिंग कर रहा है, ऐसे कटिंग करके, ऐसे खुरच के नहीं चल रहा है, नीचे गहराई में। अगर आपको गड्ढा खोदना होता है तो कैसे आप अपर्दन कैसा करते हैं, लंबवत करते हैं। अगर आप की भैंस या गाय खूंटा तोड़ करके भाग गई, आपको खूंटा नया गाड़ना है तो कैसा खूंटा गाड़ने के लिए कैसे खुदाई करेंगे, लंबवत खुदाई करेंगे ना। तो लंबवत खुदाई करती है जो है नदी वी आकार की घाटी बनाने के लिए। यदि आपके गेहूं के खेत में या आपकी जो है धनिया की क्यारी में जो है गुलाब की क्यारी में अगर घासें हो गई तो घासों को हटाने के लिए आप कैसा अपर्दन करेंगे, क्षैतिज अपर्दन करेंगे, क्षैतिज खुरपी को चलाएंगे और घासें हटाएंगे ना। तो अपर्दन दो प्रकार का होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर जाएं, एक प्रश्न पर ज़्यादा समय देना बुद्धिमानी नहीं है। गोखुर झील, गोखुर झील बड़ा ही जो है बड़ा ही एक अनुपम, एक बड़ा ही जो है अद्वितीय एक संरचना है, एक आकृति है नदी के द्वारा निर्मित। गोखुर झील जो कि गाय के खुर की तरह दिखती है, इसलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है तो निरंतर आमने सामने के भागों में कटाव होता रहता है। इससे कुछ समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं। यहाँ नदी अब सीधे बहने लगती है। समझिएगा, विसर्प का विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या धनुष की भांति झील के रूप में शेष रह जाता है। यह मुख्य नदी से अलग हुआ भाग होता है। ऐसी विशाल विसर्प गोखुर झीलों की आदर्श दशाएं मिसिसिपी नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं। इतनी बातें लिखी गई हैं। इतनी बातों में से आप क्या समझे हैं आप जाने, अब मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। देखिए गोखुर झील, देखिए जब नदियाँ, समझिएगा यहाँ से नीचे समझिएगा, जब नदी इस प्रकार से, आप जानते हो नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, ठीक है। जब नदी जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है, विसर्प क्या होता है, विसर्प जब नदियाँ इस तरीके से ऐसे सांप की तरह ऐसे बहती हैं, सांप कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, और नदी भी ऐसे ऐसे बहती है, इसको क्या कहते हैं, विसर्प की तरह नदी का मोड़। और सांप जैसे ऐसे ऐसे चलता है, इसी सांप से ये शब्द लिया गया है, सांप की चाल से। तो नदियाँ भी विसर्प बना के ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये बनाया है, हमने बनाया है ना, ये देखिए विसर्प सांप की तरह नदी चल रही है। ठीक है, अब समझिएगा, तो निरंतर आमने सामने के भागों में कटाव होता रहता है। आमने सामने के भागों में कटाव मतलब देखिए ये वाला भाग, आमने सामने के ये वाला भाग और ये वाला भाग, इस भाग में कटाव होता रहता है। निरंतर ये कटाव बढ़ता जाता है। ठीक है, ये भी बढ़ता जाता है इस प्रकार से ये, ठीक है, और इस प्रकार से ये मोड़ जो है बढ़ता जाता है, मोड़ बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, आमने सामने के भागों में कटाव होता रहता है। इससे कुछ समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और ये भी होता है, और क्या होता है, ये कटाव इधर भी होता है और ये कटाव धीरे धीरे इधर भी होता है। ये नदियाँ जो है, जैसे नदी बह रही है तो एक समय पश्चात ये सामने काटने लगेगी, इस प्रकार से काटने लगेगी। जो इधर बह रही थी अभी तक, इधर जो आ रही थी, इधर नहीं आएगी, अब ये सीधा ही काटाई शुरू कर देगी, इधर आने लगेगी। जब इधर आने लगेगी एक समय पश्चात, तो आकर के ये कोना इस कोने में मिल जाएगा। अब नदी देखिए ये सीधा बहने लगी, ये सीधा आ गई, ठीक है, सीधा इधर आ गई, बात समझ। और ये वाला भाग छूट गया, चलो मैं कलर बदल के दिखाता हूँ आपको। ये नदी जो है ये सीधा इधर आ गई, ठीक है, नदी अब सीधा इधर आ गई, और ये वाला भाग छूट गया, इधर ये सीधा आ गई नदी इधर। ठीक है, नदी जब इधर सीधा आ गई और ये वाला भाग छूट गया, ये भाग यहाँ छूट गया, अब नदी इधर बहने लग गई। जब इसका विसर्प बड़ा हो जाता है लंबाई में, तो नदियाँ जो है सीधा अपने विसर्प को छोड़ करके सीधा बहने लगती हैं, बहने का प्रयास करती हैं, धीरे धीरे जो है अपने विसर्प को छोड़ देती हैं, और ये विसर्प यहाँ पर जो है अवशेष के रूप में बचा रह जाता है। तो आगे क्या लिखा गया है, निरंतर इससे कुछ समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं। ये किनारे कोने वाले आपस में मिल गए, ठीक है, मिल जाते हैं। यहाँ नदी अब सीधे बहने लगती है, नहीं कि अब नदी सीधे बहने लगी, भाई देख लो, सीधे बहने लगी ना, सीधे बहने लगी नदी, सीधे बहने लगती है। विसर्प का विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या धनुष की भांति झील के रूप में शेष रहता है। मैंने बताया ना, देखिए गोखुर की तरह, खुर की तरह दिख रहा है कि नहीं ये, अब देखिए देखिए ये खुर की तरह ये भाग दिखाई दे रहा है, खुर यहाँ देखिए खुर की तरह दिखाई दे रहा है, गाय के खुर की तरह, धनुष की तरह, तो ये खुर की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है। झीलों की आदर्श दशाएं मिसिसिपी, ऐसी दशाएं मिसिसिपी नदी में बहुत पाई जाती है, अपने भारत में पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है, भाई गंडक बिहार में जाकर देख लीजिए, कोसी में देख लीजिए, कोसी नदी, गंडक नदी, ये सारी गोखुर की झीलें ऐसे बनाती हैं।
तो ये एक गोखुर, क्योंकि नदी को पानी इधर से मिल जाता है, नदी के पानी से तो कुछ पानी इसमें भी आ जाता है, इस झील में पानी की आपूर्ति हो जाती है। जब अधिक पानी होता है तो इधर से थोड़ा निकल भी जाता है, लेकिन नदी ने तो अपना रास्ता इधर से बना लिया, नदी ने तो अपना रास्ता ऐसे बना लिया इधर से, ठीक है। अब इसको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक झील बच गई पानी की, यहाँ झील बच गई, यहाँ नदी बह रही है, तो ये देखिए गोखुर झील। अब ऐसे समझिए, ऐसे आप कुछ भी बनाकर ऐसे अपने मन से लिखिए, व्यवहारिक भाषा में समझिए। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, व्यवहारिक विषय है। आप अपने दैनिक जीवन में भूगोल के प्रत्येक विषय वस्तु को आप देखेंगे, पाएंगे, आत्मसात कर सकते हैं, चारों तरफ आप महसूस कर सकते हैं भूगोल को। भूगोल कोई रटने वाला विषय नहीं है, भूगोल इतिहास नहीं है, भूगोल राजनीति नहीं है, भूगोल हिंदी नहीं है, भूगोल भूगोल है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें रटने का कोई स्थान ही नहीं है, आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसमें समझने के लिए जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न बढ़ते हैं, हम समय ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन अगर यदि आप समझेंगे तो वो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जलप्रपात। चलिए अगर सारा नहीं होता है तो हम 15-20 प्रश्न करा के आगे फिर से करेंगे, ठीक है, रेगुलर कराएंगे, एग्जाम के पहले सब कंप्लीट कर देंगे। पहला ये क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा जलप्रपात क्या है, जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात। प्रश्न 3, जलप्रपात क्या होता है, देखते हैं, आइए देखते हैं जलप्रपात क्या होता है। देखिए जलप्रपात जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या बाधा आने से, ठीक है। अब अतः ये क्या लिखा गया है, अतः जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान अथवा या बाधा आने से प्रपाती लंबोट ढाल बन जाता है तो झरना या प्रपात बनता है, ठीक है, समझिएगा। ढाल बनना जरूरी है, जब ढाल बन जाता है तो प्रपात बनता है। संयुक्त राज्य व कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात सेंट लॉरेंस नदी घाटी में महान झीलों के क्षेत्र में ही ऐसा झरना है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका अपलेशियन के पर्वत के पूर्वी ढलानों में भी ऐसे क्रम के झरने पाए जाते हैं, प्रपात रेखा के झरने कहते हैं। इसमें झरने के बारे में पूछा गया, सीधा प्रपात के बारे में लिखिए। भारत में बहुत सारे प्रपात पाए जाते हैं, भारत के बारे में लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका के प्रपातों के बारे में लिखिए। जो भी आपको याद है प्रपात के बारे में व्यवहारिक चीज में वो ऐसा लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं जो सीरीज में लिखा गया वही आप छापिए, रट के पूछिए, ठीक है। आप ये मुद्दे का विषय ये है कि आप उस विषय वस्तु को लिखिए जो प्रश्न में पूछी गई है, ठीक है। जो ऐसा नहीं है कि कहीं से रट करके आप वही छापिए, आप अपने अनुसार व्यवहारिक भाषा में उस विषय वस्तु को लिख सकते हैं, साफ सुथरी राइटिंग में जो पूछा गया है उससे संबंधित। हाँ एक बात और, आपने देखा होगा मैंने 2 प्रश्न पढ़ाया, दोनों में फिगर बनाया, चित्र बनाया। यदि आप चित्र बनाते हैं तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने पढ़ा है, साफ तो बढ़िया नंबर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए हम तीसरे पर आते हैं, तीसरे की व्याख्या करते हैं। अतः जब नदी के मार्ग में या बाधा आती है तो प्रपात जो है प्रपाती या लंबोत ढाल बन जाता है तो झरना प्रपात बनता है। सीधी बात भैया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कही गई है यहाँ पर, ठीक है, सीधी बात, अच्छी बात कही गई है। आइए समझते हैं इस अच्छी बात को। देखिए जब नदी इस प्रकार से बह रही है, क्या है लिखा गया, जब नदी के मार्ग में, ठीक है, मैंने कहा जब नदी के मार्ग में, मान लीजिए यहाँ पर आ गई क्या, कठोर चट्टान, यहाँ पर इस नदी के मार्ग में आ गई कठोर चट्टान कोई, ठीक है, नदी के मार्ग में आ गई कठोर चट्टान। भाई समय लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर समझना है तो पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। नदी के मार्ग में आ गई कठोर चट्टान, ठीक है। अब देख रहे हैं जब ये कठोर चट्टान नदी के मार्ग में आ गई तो क्या होगा क्या आगे। अब इस कठोर चट्टान को तो नदी काट नहीं पाएगी, काटेगी बहुत धीरे धीरे, मंद गति से काट पाएगी, ऐसे तो नहीं काट लेगी। तो इस कठोर चट्टान से आगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ जाएगी, ये कठोरी चट्टान हमेशा रहेगी। उसके आगे तो हो सकता है मुलायम चट्टान हो, चट्टान को नहीं काट पाई, लेकिन जब आगे मुलायम चट्टान को काट देगी। यहाँ जो मुलायम चट्टान है, मान लीजिए यहाँ मुलायम चट्टान है तो इसको काटेगी, काट करके ये इस कठोर चट्टान को तो नहीं काट पा रही, मुलायम चट्टान को लगा काटती जा रही है, इसकी घाटी को गहराती जा रही है, ठीक है। तो मुलायम चट्टान को काट कर एक गहरी घाटी बनाएगी। तो आप देखिए इस जब कठोर चट्टान को नहीं काटती, मुलायम चट्टान को काटी, तो देखिए इस प्रकार से एक ढलान बन जाएगा, एक ढाल बन जाएगा ना, ढाल बन जाएगा। जब ढाल बन जाएगा, नदी का ढाल बन जाएगा, यही ढाल जब नदी का पानी ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है, नदी का पानी ऊंचाई से गिरे, बस यही है प्रपात, यही है झरना। आपने पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारा देखा होगा, नदी का पानी जब ऊंचाई से गिरे तो झरना है। आपने टुब्बुल आपके पास होगी, गेहूं की सिंचाई होती है, धान की सिंचाई होती है, टुब्बुल का पानी झरने की तरह तो गिरता है, प्रपात की तरह गिरता है, ऐसा ही होता है। अब समझिएगा, ऐसे सीधी बात है, रास्ते में एक बड़ी कठोर चट्टान आ गई, ठीक है,
कठोर चट्टान आ गई और कठोर चट्टान को नहीं काट पाया, आगे मुलायम चट्टान, ऐसा तो है नहीं हमेशा कठोर ही चट्टान मिलती रहेगी, आगे मुलायम चट्टान मिलेगी। जब मुलायम चट्टान मिली, मुलायम चट्टान को तो ये काटता गया, अंत तक एक समय बाद जो है इसका ढाल बढ़ता गया, ढाल बढ़ता गया, ढाल बढ़ता गया, काट ही रहा है। अब ये जल ऐसे देखने से हमको लगेगा काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है, देखिए काफ़ी ऊंचाई से जल गिर रहा है, इस कठोर चट्टान से नीचे तक काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है। तो इसी आकृति को हमने क्या कह दिया, जलप्रपात कह दिया, झरना कह दिया, सीधी सी बात है। तो झरना बन जाता है। संयुक्त राज्य व कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात, ठीक है बिल्कुल नियाग्रा प्रपात। सेंट लॉरेंस नदी घाटी में महान झीलों के क्षेत्र में ऐसे ही झरने हैं, ऐसे झरने हैं, ठीक है। भारत में भी ऐसे झरने हैं, ठीक है। चित्रकूट एक झरना है, आप जाइएगा देखिएगा। हमारा BA 6 सेमेस्टर का टूर गया था उत्तराखंड, वहाँ पर हम सहस्त्र प्रपात हमने देखा था और बहुत सारा प्रपात हमने देखा था, ठीक है। उत्तराखंड में अपना टूर गया था तब। तो ये बात है प्रपात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे चित्र बना दीजिएगा, इस तरह से चित्र बना देंगे ना आप, समझ लीजिए नंबर कोई काटने वाला पैदा नहीं है आपका, ठीक है। हाँ, अगर कोई काटता है तो अनुचित काटेगा, उचित तो नहीं काटेगा, इतना बढ़िया लिखेंगे तो। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 गीजर। क्या है गीजर, क्या होता है देखिए। गीजर नाम सुना आपने, सुना तो होगा। गीजर, गीजर भाई जिससे पानी गर्म करते हो आप, गीजर नामक एक मशीन लगी होती है बाथरूम में, कोई रहता है रॉड से गर्म कर लेता है, जो रॉड होता है लोहे का, वो भी गीजर का ही काम करता है, पानी गर्म करता है। और एक असल में हमें 21वीं सदी में हमने बहुत सारे इन्वेंशन कर लिया है, प्रकृति का दोहन हो रहा है इस प्रकार से, नए नए आविष्कार करके हम दोहन कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो था नल से गर्म गर्म पानी निकाल करके ही सारा काम चला लेते थे, अब पानी गर्म भी करते हैं, ठीक है। बिजली से गर्म करेंगे, बिजली कोयले से बनेगी, कोयला ज़मीन से निकाला जाएगा, तो हम लगातार शोषण कर रहे हैं प्रकृति का। तो गीजर जो होता है बाथरूम में लगा होता है, गीजर बड़े पैमाने पे गर्म करता है। अब रॉड वगैरह लगा के बाल्टी में गर्म करने में तकलीफ़ें होती हैं लोगों को, समय लगता है। गीजर में भैया बटन दाबे, ठीक है, टोटी चालू किए, गर्म पानी आने लगा, ठीक है। तो गीजर बाथरूम में होता है, बक्से टाइप का लगा होता है, टोटी से कनेक्ट रहता है। जब टोटी को आप ऑन करोगे तो गर्म गर्म पानी निकलने लग जाएगा, ठीक है। और जितना गीजर चाहो उतना गर्म करते जाओ, कर सकते हो। 100 सेल्सियस तक पानी गर्म करेगा, 100 के बाद तो पानी भाप में उड़ जाएगी, भाप बन जाएगा पानी का, ठीक है। तो गीजर क्या समझिए, देखिए गीजर क्या लिखा गया, इसको पहले पढ़ लेते हैं। गीजर जो है, गीजर या उशलोत से, क्या लिखा है, उशलोत से एक प्रकार का गर्म जल स्रोत है जिसमें समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलती रहती है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर के कुछ अवकाश के बाद गर्म जल ऊंचाई तक निकलने लगता है, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के गौण रूप को ही गीजर कहते हैं, बात समझिएगा। गीजर उस स्रोत से एक प्रकार का गर्म जल स्रोत है। कैसा स्रोत है ये, एक प्रकार का गर्म जल स्रोत है। कैसा, एक प्रकार का गर्म जल स्रोत है जिससे समय समय पर गर्म जल क्या होता है, इससे समय समय पर गर्म जल, इससे समय समय पर गर्म जल, समय समय पर गर्म जल, ठीक है, वाष्प निकलती रहती है, ठीक है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर कुछ अवकाश बाद गर्म जल कुछ ऊंचाई तक निकलने लगता है, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के गौण रूप को ही गीजर कहते हैं। आप ये बात समझ गए होंगे, गीजर में क्या होता है, गीजर में गर्म पानी और वाष्प निकलती है धरती से, धरती के अंदर से। हमारी ये धरती है तो हमारी इस धरती से, ठीक है, के अंदर से क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है हमारे धरती के अंदर से। अगर सुराख हो जाता है, इस सुराख से क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी और क्या निकलता है, वाष्प निकलती है, और वाष्प निकलती है। इस गर्म पानी और वाष्प को ही क्या कहते हैं, हम इस गर्म पानी और वाष्प को ही कहते हैं जल। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ये भी समझ लीजिए, ऐसा कब होता है। देखिए हमारी पृथ्वी पर जब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जब ज्वालामुखी आए, ये हमारी पृथ्वी है, अगर ज्वालामुखी आए, ठीक है, पृथ्वी पर कहीं दरार होता है, आपको हम पढ़ाए हैं, आपने पढ़ा होगा कि भैया 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बलता मंडल होता है, यहीं पर ढेर सारा मैग्मा भरा है, यहीं से एक पाइप लगी होती है धरातल तक, धरातल में दरार हो जाती है, इस पाइप के माध्यम से ढेर सारा मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है। इसके साथ में जलवाष्प
ठीक है। गैसें बहुत सारी निकलती हैं ज्वालामुखी के रूप में, ठीक है। तो एक ज्वालामुखी के रूप में बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, ठीक है। ये एक ज्वालामुखी का रूप होता है, ठीक है। अब ज्वालामुखी, एक आप दो ज्वालामुखी आपने देखा, ठीक है। ये है एक ज्वालामुखी, है कि नहीं। मान लीजिए ये है एक ज्वालामुखी है एक। अब ज्वालामुखी कभी शांत भी होगी, जब ज्वालामुखी बिल्कुल शांत हो गई, ठीक है। अब शांत हो गई ज्वाला, जो मैग्मा था निकलना बंद हो गया। अब इसके अंतिम अवस्था में, ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जब बेचारी ये शांत होने को चली, शांत हो गई लगभग, ठीक है। इसका लेकिन सुराग बचा हुआ है, अभी सुराग इसका बचा हुआ है, मत कहिएगा अभी सुराग नहीं, इसका सुराग बचा हुआ है, इसका सुराग अभी बचा हुआ है। जो इसका दरार है वो बचा होता है। और इस दरार से क्या निकलता है, इस दरार से, यदि इस दरार से क्या निकल रहा है, इस दरार से निकल रहा है जल निकल रहा है और जलवाष्प निकल रही है। कैसा जल, गर्म जल निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, और जलवाष्प निकल रही है। अब इसमें लावा नहीं निकल रहा, मैग्मा नहीं निकल रहा है, ठीक है। लावा मैग्मा नहीं निकल रहा है। अब इसमें बस क्या निकलता है, अब इसमें लावा मैग्मा नहीं निकलता है, बस इसमें गर्म जल और वाष्प ही निकलती है। गर्म जल और वाष्प जब निकलता है तो इसी को गीजर कहा जाता है। ये ज्वालामुखी का अंतिम रूप होता है, ठीक है। जहाँ ये स्थिति आपको मिले समझ जाइएगा यहाँ ज्वालामुखी कभी थी, अब ज्वालामुखी समाप्त हो गई है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय बहुत लग रहा है, ठीक है। चलिए आज हम 10 प्रश्न देखेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है, हमारा 5वां है सापेक्षिक आर्द्रता। 5वां क्या है हमारा, सापेक्षिक आर्द्रता है। एक मिनट फोन उठा लें। स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा 5वां प्रश्न है, कोशिश करेंगे चीज़ें जल्दी बताई जाएं, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न भी देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है इसको हम पढ़ते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के किसी निश्चित तापमान तथा निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान तथा आयतन पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है, वायु के किसी निश्चित तापमान तथा निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा, थिकनेस बड़ा करके इसको हम थोड़ा कम कर दें, ठीक है। तो क्या है पहला, क्या आप समझिए कि किसी वायु के किसी निश्चित तापमान पर, क्या तापमान निश्चित है, ठीक है, और आयतन भी निश्चित है। मान लीजिए आपका कमरा है, आपका बेडरूम है जहाँ आप रहते हैं, उसका एक तापमान होगा, कोई उस कमरे का कोई ना कोई निश्चित तापमान होगा, कोई ना कोई निश्चित आयतन भी होगा, है ना। निश्चित आयतन है, निश्चित तापमान है, ठीक है, और उसमें विद्यमान जलवाष्प, और आपके कमरे में जलवाष्प भी होगी। समझिएगा इस संपूर्ण वायुमंडल में प्रत्येक जगह कुछ ना कुछ जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है। आप जहाँ बैठे हैं आपके अगल बगल जलवाष्प की मात्रा वायु के साथ घुली हुई है। आपके कमरे का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, आपके कमरे का कुछ ना कुछ आयतन होगा, तापमान होगा, आयतन होगा, जलवाष्प होगी, ठीक है। तो निश्चित तापमान और निश्चित आयतन पर विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, ठीक है। अब आपके कमरे में जितनी जलवाष्प है, अब आगे सुनिएगा, तथा तापमान तथा आयतन पर, तथा मतलब उसी तापमान, अब क्या लिखा है, तथा उसी तापमान आयतन पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता। आपके कमरे में निश्चित तापमान, निश्चित आयतन पर जितनी जलवाष्प है, ठीक है, और उसी निश्चित तापमान निश्चित आयतन में जलवाष्प धारण करने की क्षमता, आपके कमरे की क्षमता कितनी है। कहने का मतलब है कि आपके रूम, जैसे आपका रूम है, आपके रूम में जितनी जलवाष्प है, मान लीजिए आपके रूम की जलवाष्प 60% है, 60% है, ठीक है, 60% है। तो लेकिन कहा गया आपके कमरे की जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितनी है, 60% है। ऐसा तो नहीं है मेरे कमरे में जहाँ मैं बैठा हूँ इसमें अगर 60% जलवाष्प है तो और ज़्यादा जलवाष्प ये कमरा कर सकता है। आप कितना कर सकते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होगा कुछ। तो जितना जलवाष्प इस कमरे में है और बाकी इसकी जो क्षमता है, दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता
सामर्थ्य कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, और आगे सुनिएगा, सॉरी, जलवाष्प धारण करने की क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं और इसके दोनों के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आगे आप देखिए, ठीक है, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता के अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। कमरे में जितना जलवाष्प है और जितना जलवाष्प कमरा आपका धारण कर सकता है, इन दोनों के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा दो शब्द और जोड़ दीजिएगा कि एक निश्चित तापमान और निश्चित आयतन पर आर्द्रता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, देखिए, धारण करने की क्षमता को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं और धारण करने की के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं और धारण करने की क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। और दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कहते हैं, लिखा नहीं, दूसरे शब्दों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता तथा वायु की आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिए, आप किसी कमरे के निश्चित तापमान निश्चित आयतन पर, जैसे आपका कमरा, इस कमरे के निश्चित तापमान निश्चित आयतन पर जितनी आर्द्रता है, ठीक है, जितनी आर्द्रता, जैसे मैंने कह दिया कि आपके निश्चित कमरे में कितनी आर्द्रता है, आपके कमरे के निश्चित तापमान निश्चित आयतन पर 60% आर्द्रता है, लेकिन आपके कमरे की आर्द्रता क्षमता है 90% है, 60% है 90%। तो आपके कमरे में जो आर्द्रता है किसी निश्चित तापमान निश्चित आयतन पर, वो तो क्या कहलाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, लेकिन जो आपके कमरे की क्षमता है 90%, ये क्या कहलाएगी, आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता क्षमता। ठीक है ना, बढ़िया चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आप बड़े जो है असमंजस में आ जाएंगे, बड़े आपको लगेगा वाह भाई ऐसे होती है बारिश। अब ये समझिएगा, इस आर्द्रता सामर्थ्य को जैसे ही क्रॉस करती है, आर्द्रता जैसे अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर लेती है, आर्द्रता जैसे ही अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर लेती है तो जो है तुरंत बारिश हो जाती है। यानी कि जैसे ही आर्द्रता 100% हो जाती है, जैसे ही आर्द्रता सामर्थ्य 100% हो जाए, तुरंत वर्षा हो जाती है। ठीक है, अब समझिएगा इसके बाद क्या कह रहा है, सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ठीक है, हो गया, तापमान तथा आर्द्रता सामर्थ्य का सीधा संबंध होता है। भैया देखो एक बात और है, तापमान तथा आर्द्रता सामर्थ्य का सीधा संबंध होता है। तापमान जितना बढ़ाओगे आर्द्रता सामर्थ्य उतनी बढ़ेगी। देखिए गर्मी के महीने में जितना ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा जो है जलवाष्प ऊपर जाती है, उतना ज़्यादा पानी जो है तालाब का, नदी का गर्म होकर के ऊपर भाप के रूप में उड़ता है ना। तो इसका मतलब तापमान जितना होगा आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता मतलब जलवाष्प धारण करने की क्षमता उतनी बढ़ेगी, आर्द्रता धारण करने की क्षमता हवा में उतनी बढ़ेगी। ठीक है, और इसी क्या बढ़ती जाती है, तापमान घटने पर आर्द्रता सामर्थ्य घट जाती है और तापमान अगर कम होगा आर्द्रता सामर्थ्य घट जाएगी, ठंडी में आर्द्रता कम होती है। ठीक है, अब उसके बाद इसी कारण सापेक्ष आर्द्रता पर तापमान का विपरीत प्रभाव होता है और सापेक्ष आर्द्रता पर समझिएगा तापमान का विपरीत प्रभाव होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, अभी आप समझ लीजिए। जिससे तापमान जब बढ़ता है सापेक्ष आर्द्रता में कमी आती है, सीधी बात है साहब। जब तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य तो बढ़ गई, लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी, क्योंकि जितना उसकी शक्ति है, शक्ति 90% है, ठीक है, लेकिन उसको जब जल से मिल रहा है 60 में, तो जो है जब उसकी शक्ति बढ़ गई, 90 थी शक्ति और बढ़ के शक्ति 100 हो गई। तभी हमने कहा था ना कि 60 और 90 कहा था ना। अब मान लीजिए शक्ति बढ़ गई, 90 थी 100 शक्ति हो गई, उसके पास है 60 है, तो जब तापमान बढ़ा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो गई। अभी नहीं चलेंगे तो कम हो गई ना। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही तापमान घटता है, तापमान के घटने से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। बड़ा बढ़िया ये यहाँ से प्रश्न बनता है नेट वगैरह में, पीजीटी वगैरह में, बड़ा क्योंकि एक कन्फ्यूजन वाला पैदा करने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला प्रश्न है कि जब ये घटता है तो ये बढ़ता है, ये घटता है तो बढ़ता है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता के कम या अधिक होने का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत जब ऊंचा होता है तो वर्षा की संभावना रहती है, सापेक्षिक आर्द्रता कम होने पर शुष्क मौसम होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल, एक बात जान लीजिए, जो है संघनन होना वर्षा के लिए सबसे जरूरी है, और संघनन तभी होगा जब तापमान कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 पर, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 इसमें डालें। प्रश्न नंबर 6 क्या है?
क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्या लिखा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं उपस्थित रहती हैं। ठीक है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई में वृद्धि होगी तो तापमान कम होगा। ठीक, 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ 1 सेल्सियस तापमान में कमी होती है। यही सामान्य ह्रास दर कहलाता है। किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। बात को समझें। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान आदि इसी मंडल में होते हैं। ठीक है। यह 1.5 मीटर मोटी अस्थायी परत होती है। क्षोभ सीमा, इस परत में वायुमंडल के तापमान गिरना बंद हो जाता है। क्षोभ मंडल की हवा संवहनी धाराएं चलना बंद हो जाती हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, आइए पहले के लिए वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पहली बात देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है। अब अगर हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो आपकी जो पहली वायुमंडल की 5 परतें हैं आप जानते हो। और पहली परत जो आपकी है, पहली परत जो है, थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे हल्का सा, 1 सेकंड। हाँ, तो ये जो पहली परत है आपको मालूम होगी, ये पहली परत है जो, ये पहली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। ये क्या है? यही है क्षोभ मंडल। यही क्या है? क्षोभ मंडल है। पहली परत ही क्या है? क्षोभ मंडल है। अब जब पहली परत क्षोभ मंडल है, विश्व, आगे क्या लिखा गया है? विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए इस आकृति को देखिएगा, इसके मध्य भाग में ऊंचाई ज़्यादा है। ये मध्य भाग में क्या है? आप ग्लोब रहेगा तो आप देख सकते हैं, यानी कि ये भूमध्य रेखीय भाग है, तो यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है। ये ध्रुव वाला भाग है, पोल एरिया, यहाँ पर ऊंचाई कम है। आप इसको याद कर लीजिए कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर है। और ध्रुवों पर, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समझिए, सबसे ज़्यादा गर्मी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इसलिए ही आप सीधी बात ऐसे कह सकते हो, सबसे ज़्यादा गर्मी और सूरज का तापमान हमेशा भूमध्य रेखा पर पड़ता है, इसीलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है। ध्रुवों पर हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा ग्लेशियर जमा रहता है, इसलिए ध्रुवों पर क्षोभ सीमा सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। इतनी सी बात कह, ऐसा भी कह सकते हो आप। ठीक है। वहाँ ठंडी, भैया ठंडी में क्या करते हैं? सब सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। आप गर्मी में लगता है कि हमारी लंबाई बढ़ गई है, और ठंडी में नापिएगा, लगेगा लंबाई ही कम हो गई है। ठीक है। गर्मी में बढ़िया चौड़िया चलोगे, लंबे होकर चलोगे, तन के चलोगे, और ठंडी में सिकुड़ करके चलोगे। अब ठंडी आ रही है, देखिएगा कैसे चलते हैं आप, बिल्कुल सिकुड़े हुए। और ठंडी में एक ही जो है चारपाई पर 3 लोग लेट जाओगे आराम से, और गर्मी में उसी चारपाई पर एक सिंगल बंदा लेटने में जो है उलझन महसूस करता है ना। तो वही चीज़ें, ध्रुवों पर बड़ी ठंडी है तो वहाँ पर पूरा सब सिकुड़ गया है, क्षोभ मंडल भी सिकुड़ गया है। सब फॉलो करते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। तो प्राकृतिक नियम में सब बंधे हैं, तो प्राकृतिक नियम का कौन उल्लंघन कर सकता है? ये दैवीय नियम है। और भूमध्य रेखा पर गर्मी है तो सब बढ़िया एकदम तने खड़े हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, क्या है? भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं उपस्थित होती हैं। भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं उपस्थित होती हैं। संवहनीय धाराएं क्या है? इसकी बात होगी भी। लंबाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान 1 सेल्सियस कम होता जाता है। ठीक है। आप समझिएगा इस बात को भी आप थोड़ा सा समझिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ कम कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। अब जब आप देखेंगे यहाँ पाएंगे आपकी जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर आप जाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे जाना प्रारंभ करेंगे पृथ्वी से ऊपर क्षोभ मंडल में, तो अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप कितना तापमान कम करेंगे, कितना तापमान खोएंगे आप? 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5.5 सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ठीक है। इसी को कहा गया है, और छोटा करके 165 मीटर, 165 मीटर अगर ऊपर आप जाएंगे, ऊपर जाते हैं तो 1 सेल्सियस तापमान कम करते हैं। चाहे आप ऊपर वाला याद कर लीजिए जो आपको आसान लगे, चाहे नीचे वाला, कोई एक, ये किलोमीटर ये मीटर है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 सेल्सियस तापमान कम महसूस करेंगे। अगर 1 मीटर ऊपर जाते हैं तो आप 1 सेल्सियस तापमान कम महसूस करेंगे। ठीक है। ये सामान्य नियम है प्रकृति का। ठीक है। ये कभी नहीं बदल सकता है। आपको लगेगा कि भैया हम तीसरे फ्लोर पर चले जाते हैं और गर्मी लगती है, पहले फ्लोर में कम गर्मी लगती है, और जो बच्चे कमरा लेके
पढ़ाई करते हैं इलाहाबाद में, तीसरे फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर रह रहे हैं, बिल्कुल गर्मी में एकदम चटक जाते हैं, गर्मी में एकदम हाथ पैर समझ लीजिए बेहोशी आ जाती है। और नीचे रहने वाले बच्चे आनंद में रहते हैं, और ठंडी में छत पर रहने वाले बच्चे बढ़िया धूप सेकते हैं। तो ये आपका व्यवहारिक नियम है, ये आपके धरातल का नियम है, लेकिन प्राकृतिक नियम कुछ और है। ये अभी कुछ ही मीटर की बात हो रही है। जब अगर आप जाओगे 165 मीटर ऊपर चले जाओगे तो 1 सेल्सियस तापमान आपको कम महसूस होगा, 1 किलोमीटर जाओगे तो 6.5 सेल्सियस तापमान आपको कम महसूस होगा। ठीक है, ये क्यों होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे का रीजन है, ये बड़ा डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो इसकी हम चर्चा ना करके बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका आप ये भी समझ लीजिए भाई, ऐसा क्यों आप जाइए कि पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ क्यों होती है, पहाड़ों पर बर्फ़ इसीलिए तो पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर आप जब ऊपर पहाड़ ऊपर है, पहाड़ बड़े होते हैं, और पहाड़ जब बड़े वो पहाड़ ऊंचाई में है। ठीक है, अगर यदि तापमान कम ना होता तो कैसे पहाड़ों पर बर्फ़ पाई जाती। तो सीधा सीधा पहाड़ को, आपको अगर भरोसा ना हो मेरी बातों का, तब ये पहाड़ी भागों में देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ जमी होती है, आपने सुना होगा। ठीक है, आपने सोचा भी होगा जाएंगे पहाड़ों पर, पहाड़ों की वादी में बर्फ़ से खेलेंगे, बर्फ़ उड़ाएंगे, बर्फ़ में नहाएंगे। ठीक है, हाँ, तो क्यों बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि पहाड़ ऊंचे हैं, ऊपर जाने से ठंडक बढ़ने लगती है, और एक समय ठंडक इतनी बढ़ जाती है कि तापमान माइनस में हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें बहुत है आपको जानने के लिए, और बातें कुछ जान लीजिए। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है क्षोभमंडल के बारे में, यही सामान्य तापहास्य दर कहलाता है। इसी बिल्कुल इसी को सामान्य तापहास्य दर कहते हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया था, मिलन मोदन हो रहा था तब। किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई, किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। मैंने कहा ग्रीष्म ऋतु में हमेशा क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक होगी, ग्रीष्म ऋतु में सब तने होकर चलते हैं। शीत ऋतु मौसम संबंधी, देखिए शीत ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान इसी मंडल में होता है। क्षोभमंडल में ही क्षोभमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। अब इसी में ही आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, कोहरा, पाला, ठीक है, चक्रवात, सुनामी, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं सब घटित होंगी। इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी इसी को कहा जाता है, क्षोभमंडल भी कहा जाता है। और समताप मंडल में सब कुछ शांत रहता है, समताप, बिल्कुल एक समान ताप रहता है। और इसीलिए क्षोभमंडल से जहाजें सीधा उड़ करके समताप मंडल में जाती हैं, और 18-20 किलोमीटर के ऊपर जाके जहाजें उड़ती हैं। क्षोभमंडल में उड़े तो पता चले जहाजें नीचे ही गिरती रहें, ठीक है, उड़ ही ना पाएँ, कोई हवा का झोंका लेके उड़ जाए, जहाज़ों को उड़ा ले जाए। तो समताप मंडल में ही जहाजें उड़ाई जाती हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो सुरक्षित, वहाँ से रूट सुरक्षित होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यह 1.5 मीटर क्यों, देखो ये किताबें, इसमें कुछ अधूरा भी आपको शब्द मिलेगा तो उसको भी आपको जानने की जरूरत है। हम व्याख्या करके जो अधूरा लिखा है उसको हम पूर्ण कर देंगे। यह 1.5 किलोमीटर मोटी अस्थायी परत है। 1.5 मीटर क्या, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा यहाँ लिखा नहीं गया। यह 1.5 किलोमीटर अस्थायी मोटी परत है, क्षोभ सीमा, यानी कि क्षोभ मंडल जहाँ से समाप्त होने लगता है, क्षोभ मंडल वहाँ की परत 1.5 मीटर होती है, क्षोभ सीमा। ठीक है, इस परत में वायुमंडल के तापमान गिरना, इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। क्षोभ मंडल की हवा व संहननी धाराएं चलना बंद हो जाती हैं। तो यानी कि जैसे आप पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, इतना जो है आपका क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल का जब आखिरी पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को 1.5 किलोमीटर की परत है, इसको हम क्षोभ सीमा कह रहे हैं। क्या, क्षोभ सीमा कह रहे हैं। और यहाँ पर तापमान जाके कम वगैरह होना कम बंद हो जाता है, सारी मौसमी घटनाएं यहाँ से बंद हो जाती हैं। फिर आगे इसके ऊपर शुरू हो जाता है समताप मंडल। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ा पाए हैं, बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हम 5-5 प्रश्न, 10-10 प्रश्न करके पढ़ाते चलेंगे। इस तरीके से 7-8 क्लास में हमारी ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप बताइएगा यदि आपको और जल्दी से आप पढ़ना चाहें, मैं और जल्दी तीव्र गति से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आपको कैसा चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। मैं तेज़ी से पढ़ाऊँ या ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूँ समझाते हुए ऐसे ठीक है, या थोड़ा सा तेज़ी लाऊँ, मैं प्रयास करूँगा और तेज़ी लाऊँ। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।